2026 में क्या कुछ चेंज होगा? आज हमारे साथ रेनेसां इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मुरारका मौजूद हैं, उनसे समझ लेते हैं। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी टफ रहा है ये साल। अगर आप एक सेलेक्टिवली कुछ इंडेक्स के स्टॉक्स को छोड़ दें, कुछ लार्ज कैप्स को छोड़ दें, तो पेन काफ़ी रही है ब्रॉडर मार्केट में। इसका कारण क्या रहा है आपकी नज़र में, और क्या 2026 में कुछ चेंजेस होंगे यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज जी, आप सही कह रहे हैं। हम लोग एक बहुत ही जो कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग, या इंग्लिश में हम कहते हैं फेरोशियस बुल मार्केट से आए हैं पिछले 4 साल में। अगर आप देखें 2020 से लेकर 24 में, तो लास्ट ईयर मैं कहूंगा एक कंसोलिडेशन का पीरियड रहा है मार्केट के लिए। और उसके साथ साथ हमने देखा इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है, उसकी वजह से अर्निंग्स ग्रोथ भी स्लो डाउन हो गई है। ये साल की अर्निंग्स ग्रोथ 6-7% है, जो कि पिछले 4 साल की एवरेज 18% थी। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल में अब ऐसा, बिकॉज गवर्नमेंट ने काफी मेजर्स लिए हैं इंक्लूडिंग जीएसटी कट्स। सो मुझे लगता है आने वाले साल में एक हमारा ये मानना है कि फंडामेंटली अर्निंग्स ग्रोथ इंप्रूव होंगी। एंड जो इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ है वो वापस, एटलीस्ट अगर निफ्टी कंपनीज या टॉप 200 कंपनीज बोले, तो हमें लगता है वो 13-14% के आसपास पहुंचेंगे नेक्स्ट ईयर। सो मुझे लगता है आने वाला साल 2026 ईयर एज कम्पेयर टू 2025 बेटर रहेगा। पर हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है यहाँ से जो इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी अपनी मीडियम टर्म एक्सपेक्टेशंस जो है मार्केट से, उसको थोड़ी सी मॉडरेट करनी होगी। क्योंकि अभी हम एक काफी मैच्योर्ड स्टेज में है बुल मार्केट के। ये छठा साल है बुल मार्केट का। 2020 में बुल मार्केट शुरू हुआ था मार्च में। तो ये काफी मैच्योर्ड बुल मार्केट है, और इसमें जो लो हैंगिंग फ्रूट्स या अर्ली गेन्स होते हैं, वो ऑलरेडी मतलब हम रीप कर चुके हैं। तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि आने वाला साल बेटर होगा। बट येट हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी मॉडरेट रखनी होगी। एक्सपेक्टेशन मॉडरेट रखनी होगी। 2026 में जब हम एंटर कर रहे हैं पंकज जी, तो आपके हिसाब से इस समय अगर फ्रेश पैसा डिप्लॉय करना है, तो आपकी सबसे फेवरेट थीम क्या होगी इस समय? मुझे हमें आईटी एज ए सेक्टर काफी अच्छा लगता है। ये साल सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया था पूरे साल में, बिकॉज ऑफ ये टैरिफ रिलेटेड और एआई रिलेटेड कंसर्न्स थे। तो ये साल में सेक्टर इज ऑलमोस्ट, अगर आप बड़ी कंपनियां देखें आईटी सेक्टर में, मतलब वो 15 से 20% डाउन रही हैं। पर हमें लगता है कि अब यहाँ से आने वाले साल में एक तो सेक्टर की ग्रोथ इंप्रूव होगी, और ग्लोबली ऑल्सो एक ट्रांजिशन चल रहा है, शुरुआत हो गई है मुझे ऐसा लगता है। जहाँ पे लास्ट 3 साल में जिन कंपनियों ने अच्छा किया है वो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। अब वहां से एआई एज अ सर्विस कंपनियों की तरफ एक ग्लोबल ट्रेंड जा रहा है, जहां पे इंडियन आईटी कंपनीज का काफी एक महत्वपूर्ण रोल है, और काफी मतलब सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है ग्लोबली इन सर्विस प्रोवाइडिंग, सर्विस एज सर्विस प्रोवाइडर्स। तो मुझे लगता है, और वैल्यूएशंस, बिकॉज सेक्टर ये साल डाउन है और पिछले 2 साल से सेक्टर ने रिटर्न नहीं दिए, तो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं। तो मुझे लगता है आने वाले साल में एक आईटी एक सेक्टर है जहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और वैल्यूएशन भी काफी कंफर्टेबल है। एक ट्रू वैल्यू इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो वो एक सेक्टर है जहाँ पे हमें काफी वैल्यू दिखती है। अच्छा पंकज जी, आपने एक बड़ी अच्छी टर्म यूज़ की कि 2025 में आप ऑलरेडी लो हैंगिंग फ्रूट्स का मज़ा ले चुके हैं, है ना। एक एक ये थीम थी कि भाई ब्याज दरें घटेंगी, और उस ब्याज दरों की घटने के क्रम में बैंक्स में पीएसयू बैंक्स ने बहुत बहुत बड़ा मूव दिया। आई मीन एंटायर निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस से ज़्यादा एग्रेसिव था निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, बट कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो। हालांकि रेट कट की पॉसिबिलिटीज अभी भी बहुत है, क्रूड हमारे फेवर में है। आप 2026 के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ करने की राय देंगे, कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो, प्राइवेट बैंक्स, या फिर अभी भी स्टे कमिटेड विद पीएसयू बैंक्स? विजेंद्र जी, हमारा बायस हमेशा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ रहा है एज ए इन्वेस्टर, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट क्वालिटी जो है काफी ज्यादा बेटर रहती है। मैं ये नहीं कह रहा पीएसयू बैंक्स अच्छे नहीं है, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक थोड़े से एग्रेसिव रहते हैं इन बिजनेस। एंड तो हमें, पर मुझे लगता है सिलेक्ट पीएसयू बैंक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें काफी वैल्यू है। जैसे हम स्टेट बैंक में इन्वेस्टेड है काफी समय से, और हमारे पोर्टफोलियोज के लिए उसने काफी अच्छा किया है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो माय चॉइस विल स्टिल बी विद इन बैंक्स इन फेवर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड सिलेक्ट एनबीएफसीज एज वेल। क्योंकि आरबीआई ने रेट कट्स किया, हमने देखा है 100 बेसिस पॉइंट्स की ब्याज दर घटाई है, और इसकी वजह से एक डिमांड रिकवरी कंजम्पशन में दिखाई पड़ रही है। अर्ली साइंस हमें दिखाई दी है पोस्ट जीएसटी कट्स, और मुझे लगता है ये आने वाले साल में भी सस्टेन करेंगी। तो इसका फायदा निश्चित तौर पे बैंकों का होगा एज क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ में मुझे लगता है कि कंजम्पशन भी इंप्रूव होगा। तो कंज्यूमर भी एक सेक्टर है जिसपे हमारा रुझान आने वाले साल के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज हमें लगता है कि ये जो
रेट कट्स हुए हैं इसका डेफिनेटली फायदा, और जो प्राइस कट्स हुए हैं जीएसटी की वजह से, इसकी वजह से ये डिमांड रिकवरी जो है ये सस्टेन करेगी आने वाले साल में भी। और मेरी ये भी उम्मीद है या अपेक्षा है कि आने वाले बजट में भी आई थिंक मुझे लगता है ये थोड़ा सा कंज्यूमर ओरिएंटेड बजट होगा, तो इसमें भी कंज्यूमर्स के लिए कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट डेफिनेटली देगी। तो इसके चलते कंज्यूमर डिमांड रिवाइवल की जो एक स्टोरी है, कंज्यूमर रिकवरी की स्टोरी है, ये सस्टेन करेगी आने वाले साल। अच्छा, ये कमोडिटीज़ का वर्ष रहा पंकज जी 2025 और 26 में क्या यही करिश्माई पारी गोल्ड सिल्वर की या फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स की आप समझते हैं कायम रहेगी? और एक और चीज़ जो मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर कमोडिटीज़ का समावेश रहे तो वो कैसे रहे? आप मेटल्स को चेज़ करना चाहेंगे या फिर क्रूड की नरमी का, इसकी कूल ऑफ का इम्पैक्ट जो होता है क्रूड डेरिवेटिव्स वाली कंपनियों पे, उसको आप उसका लुत्फ उठाना चाहेंगे? आपका व्यू क्या रहेगा कमोडिटीज़ पर? प्राइस जो मॉडरेट है उसके दो प्लेज हैं, और आने वाले साल के लिए भी क्रूड प्राइस बेनाइन रहने वाले हैं। तो एक तो क्रूड इंडिया बिकॉज एक बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, जब क्रूड प्राइस ग्लोबली लो रहते हैं तो एक पूरी इकोनॉमी को, देश को फायदा होता है, बिकॉज हमारा इंपोर्ट बिल उतना कम हो जाता है। एंड ओएमसीज जो है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है उसकी, बिकॉज जब क्रूड प्राइसेस काफी जोर तेजी से बढ़ जाते हैं तो कई बार वो रिटेल प्राइस हाइक नहीं कर पाती हैं। तो उनके मार्केटिंग मार्जिन काफी स्ट्रांग रहे हैं, और इसीलिए हमने देखा है कि ये साल ओएमसी स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी अगर आप देखना, तो मुझे लगता है आने वाले साल में भी ये कंपनीज ठीक करेंगी। कमोडिटीज के लिए साल काफी ठीक रहा है, और मुझे लगता है आने वाला साल भी कमोडिटीज के लिए हेल्दी रहेगा। तो हमें विद इन कमोडिटीज बोथ दोनों सेक्टर अच्छे लगते हैं, बोथ एल्यूमिनियम एंड स्टील। हैविंग सेड दैट, मतलब ये एक कमोडिटीज एक ऐसा सेक्टर है जहां पे स्टॉक प्राइस में वॉलेटिलिटी जो हम बोलते हैं काफी हाई रहती है, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा केयरफुली मतलब राइट प्राइस पॉइंट पे उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पर अगर एक साल के नजरिए से देखें तो मेरा आउटलुक जो है दोनों पे, एल्यूमिनियम और स्टील पे, दोनों पे ही पॉजिटिव है। ओके, मीनवाइल एक बार जरा मार्केट देखिए, शानदार रिकवरी आ रही है मार्केट में, अब आप होपफुली ये टिके। और मैं देख रहा था कुछ सेंसेक्स के कॉल ऑप्शंस में एक शॉर्ट कवरिंग के साइन बन रहे हैं, खासतौर से 84,500 की कॉल में। और अब देखते हैं 84,500 के ऊपर हम निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग तो है और बैंक निफ्टी उसको लीड कर रहा है। और अब थोड़ा सा मार्केट में कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि एक शायद एक छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट हो, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में वन वे डिक्लाइन थी उसका थोड़ा सा रिवर्सल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस पूरी मार्केट में एक जो ट्रेड डील की अनसर्टेनिटी रही है, उसको 2026 में आप कैसे देखेंगे पंकज जी? कोई स्टॉक्स या थीम्स हैं जो रेडार पर रखें अगर कल को अच्छी ट्रेड डील हो जाती है तो, ताकि वो एक पॉजिटिव रिएक्शन दिख सके वहाँ पर? इस साल में ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है ट्रेड डील को लेके, बिकॉज जैसे कि आप देखेंगे जब टैरिफ अनाउंसमेंट्स हुआ था और इनिशियल जो फीडबैक था, हमारे प्रधानमंत्री ने यूएस की विजिट की थी, उसके बाद ये था कि इंडिया की ट्रेड डील सबसे पहले हो जाएगी, और वहां से अब साल के अंत तक परिणाम एकदम उल्टे हो गए हैं कि काफी देशों की ट्रेड डील हो गई और इंडिया की ट्रेड डील नहीं हो पाई, और प्लस उसके ऊपर इंडिया के ऊपर जो कहते हैं पेनल्टी टैरिफ भी लगा दिए हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा ऐसा मानना है कि एक बार जब तक ये डील की क्लैरिटी नहीं आ जाए, मतलब हमें उन सेक्टर्स या स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बार ये थोड़े से आई थिंक इश्यूज यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत क्लियर है कि कुछ एक इश्यूज या सब्जेक्ट्स हैं जिसपे गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, एंड आई थिंक वो लॉन्ग टर्म देश के हित के लिए हैं। तो आई एम वेरी श्योर दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग द, हमारी जो सरकार है वो राइट चीजें कर रही है, शॉर्ट टर्म प्रेशर में नहीं आके जो देश की लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए सही चीजें हैं वही वो लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ट्रेड डील का एक सर्टनली एक नैरेटिव लेवल पे भी इम्पैक्ट हुआ है, जहां पे एक थोड़ा सा नेगेटिव नैरेटिव हुआ है इंडिया के लिए। तो मुझे लगता है एक बार हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए बिफोर जंपिंग इनटू या बाइंग इनटू एनी ऑफ दोस सेक्टर्स और स्टॉक जस्ट इन एंटिसिपेशन की ट्रेड डील हो जाए। अच्छा पंकज जी, पॉसिबली लास्ट प्रश्न आपसे। यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज थी जो चली जिन्होंने पैसा बना के बहुत अच्छा दिया है, डिप हर जगह है। आप होटल्स को लीजिए, आप हॉस्पिटल स्टॉक्स को लीजिए, सब्सटेंशियल अनवाइंडिंग है पिछले 3 महीने में। सीडीएमओ प्लेयर्स में थोड़ा सा प्राइस डैमेज है। एक दो और एग्रेसिव थीम्स, मतलब थीम्स जहां पर आपको लगता है कि एग्रेशन लौटेगा 26 में?
मुझे लगता है आईटी और कंज्यूमर ये दो सेक्टर रहेंगे। कंज्यूमर बिकॉज मुझे लगता है कि कंजम्पशन डिमांड रिकवरी रहेगी, और कंज्यूमर एज ए सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है पिछले 3 साल में, तो अंडर ओनरशिप है वहां पे। एंड लाइकवाइज बिकॉज आईटी ने ये साल अंडर परफॉर्म किया है, वहां पे भी काफी अंडर ओनरशिप है। पिछले कुछ हफ्तों में दिख रहा है कि काफी इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है आईटी में, जहां पे लोग अपनी अंडर ओनरशिप को कट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले साल में ये दो सेक्टर में जो है कंपनीज जो है वहां पे अच्छे रिटर्न्स, हेल्दी रिटर्न्स जो है वो बनेंगे इन सेक्टर्स में। ऑलराइट पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपनी राय रखने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको 2026 के लिए।